देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। मजदूरों का क्या, कुछ दिन शोर मचाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर थक हार कर सो जाएंगे। रोटी के लिए रोएंगे और फिर सब कुछ सहकर काम पर लग जाएंगे। पर ये जान लीजिए, ये आज मजबूर हैं, कल यही मजबूत होंगे। उस रोज सत्ता का सुख भोग रहे हर नेता को जवाब देना होगा। आज हर नेता एक दूसरे राज्यों पर दोषारोपण करके, एक दूसरे पर दोषारोपण करके खुद का दामन पाक साफ करने में लगा हुआ है। प्रियंका गांधी योगी पर आरोप लगाती हैं, योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर, मध्य प्रदेश के सीएम बंगाल के मुख्यमंत्री को घेरते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को घेरते हैं और जवाब में वित्त मंत्री राहुल पर पलटवार करती हैं और यह सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहता है। पर कोई मजदूरों की असल और जमीनी समस्या पर जवाब देगा? कोई उनके आंसू नहीं पोंछता। कोई उन्हें घर तक जाने की व्यवस्था कैसे होगी, ये पुख्ता तौर पर सुनिश्चित नहीं करता। लिहाजा सवाल पूछना बनता है कि आखिर कब तक मजबूर मजदूर यूं ही बेबस लाचार दर्द सहेंगे। जवाबदेही तो बनती है, और खुदा न खास्ता सही सलामत वो घर तक पहुंच भी गए तो एक रोज हाथों में वोटर कार्ड लिए जवाब तो हिंद की सरकार से मांगेंगे। इसलिए आज की अड़ी में दो टूक सवाल, क्या मजदूरों की बात निकली है तो हर पार्टी तलक जाएगी? हर कोई इनकी रहनुमाई का, इनके साथ हमदर्दी रखने की बात करता है, तो फिर इनके साथ कोई खड़ा हुआ क्यों नहीं है? अगर इनकी ही सब चिंता कर रहे हैं तो फिर ये चिंतित क्यों हैं? ये दम क्यों तोड़ रहे हैं सड़कों पर? यही करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रूपा गांगुली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, राज्यसभा सांसद। कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ सोमनाथ रॉय जुड़ रहे हैं, जो कि टीएमसी की तरफ अपने इंक्लिनेशन के लिए जाने जाते हैं। अरविंद वाजपेयी लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और इसके अलावा हमारे साथ सुनील साजन साहब हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए के शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि हर कोई ये कह रहा है कि ड्रामा कर कौन रहा है। कांग्रेस ने ये कहा कि क्या आपको मजदूरों की ये तकलीफ ड्रामा नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा यह वक्त ड्रामा करने का नहीं, इनकी तकलीफ दूर करने का है। तो फिर ड्रामा कौन कर रहा है? के शर्मा साहब, कौन कर रहा है ड्रामा? सबको तो चिंता है इन मजदूरों की, उसके बावजूद पैदल हैं ये सड़कों पर। दिनेश जी, ऐसा है विषय कि ड्रामा का शब्द इसलिए प्रयोग में आया कि जब राहुल गांधी एक दिल्ली के एक पुल के नीचे जाकर दो मजदूरों के बगल में बैठकर फोटो अप कराते हैं और फोटो अप करा के वो बताना चाहते हैं कि मैं मजदूरों का बहुत बड़ा ख्याल रखता हूं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पलायन कहां से हो रहा है? महाराष्ट्र से हो रहा है, सबसे ज्यादा पलायन पंजाब से हो रहा है, सबसे ज्यादा राजस्थान और दिल्ली से हो रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, संघ गठबंधन की, पंजाब में आपकी सरकार है, तो ऐसा क्या हो गया है पंजाब और उसमें महाराष्ट्र में और राजस्थान में कि आप इन्हीं मजदूरों को, जो आप बड़े बड़े दावा करते थे कि हम रोटी दे रहे हैं, लाखों पैकेट हम खाना बांट रहे हैं, लोगों को ठहरने की व्यवस्था हमने कर रखी है, तो फिर ये मजदूर, आप उनके अंदर ये विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं? और रातों रात आप बॉर्डर में लाकर बसों से, जैसा कि आज रात को हुआ है महाराष्ट्र में, कि आप लाकर बॉर्डर पर जाके उतार के सारे मजदूरों को खड़ा कर दिया आपने। आपकी क्या जिम्मेदारी? आप फिर कहते हैं कि हमें राज्य के शर्मा, आप क्या ये कह रहे हैं कि हर कोई भारतीय जनता पार्टी के अलावा इनकी तकलीफ बढ़ाने के विषय में सोच रहा है और आरोप लगा देता है भारतीय जनता पार्टी पर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप, हम पर कोई आप लाख आरोप लगाइए, विपक्ष है, आप लगाना है। प्रश्न यहां मजदूरों के साथ में जो उनका सहयोग करने की है, उसका हम प्रश्न आपसे करना चाह रहे हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि राज्य, अभी तक तो आप ये मांग रहे थे कि हमको जो है सब वो दीजिए, हमको अधिकार दीजिए। आपके पास क्या अधिकार नहीं है? आपके पास राशन देने का अधिकार, आपने लाखों टन अनाज उठाए हैं इन्हीं मजदूरों के नाम पर। इन्हीं मजदूरों के नाम पर केंद्र से 3 महीने का आपने एडवांस में अनाज उठाया हुआ है। कहां गया वो अनाज? कहां गया आपका पैसा? कहां आपने किसको क्या? एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट कर दूं अपने सभी मेहमानों से, क्योंकि मुझे यह दिखाई देता है इसमें जब भी चर्चा होती है तो दूसरे की तरफ उंगलियां ज्यादा उठ जाती हैं।
अपनी बातें कम होती हैं। आप सभी से ये विनम्र अनुरोध है, कृपया आपसे जो सवाल पूछूं उस बारे में बताइएगा, दूसरे पर जिम्मेदारी ठेलने की कोशिश मत कीजिएगा, और अगर जवाब आम का मांगा जा रहा हो तो इमली का मत दीजिएगा। इसको लेकर मैं अलका लांबा के पास जाऊंगा। अलका लांबा, क्या आपके नेता फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं? मजदूर या तो मारे जा रहे हैं या सड़क पर घसीट रहे हैं और वहां फोटो अपॉर्चुनिटी हो रही है? देखिए, ये मुझे लगता है फैसला आप और मैं और भाजपा ना करे तो बेहतर है। देश दुनिया जनता देख रही है, मजदूर देख रहे हैं। जिन मजदूरों से श्री राहुल गांधी जी ने बात की, उनसे मदद उनको क्या चाहिए उन्होंने कहा घर तक पहुंचा दीजिए। उन्होंने तुरंत युवा कांग्रेस से कहकर गाड़ियों की व्यवस्था की और उन्हें अपने घर सुरक्षित पहुंचा दिया। अब ये किसी को ड्रामा लगता हो तो नजरिया क्या है वो रहने देते हैं, उस पर मैं नहीं जाती हूँ। पर मैं ये कहती हूँ, दुर्भाग्य लग रहा है कि आज आपकी रिपोर्ट दिखा रही है और देश देख रहा है कि मजदूर सड़कों पर किस तरीके से जो है 16 मई की सुबह 4 बजे जब हम उठे तो 3 बड़ी घटनाओं में औरैया, उन्नाव और आपके सागर मध्य प्रदेश में मजदूरों ने अपनी हादसे में, सड़क हादसे में जान गंवाई। 16 तारीख को शाम को श्रीमती प्रियंका गांधी ने, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की महासचिव कांग्रेस की प्रभारी हैं, 3 मई को सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर महासचिवों को कहा, अपने अपने राज्यों में जहां जहां मजदूरों को किसी तरह की मदद की जरूरत है, महासचिवों की जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्षों से बात करिए, और अगर उनकी ट्रेन की टिकट, उन्हें बस की व्यवस्था, खाना रहना करना है तो आपको करना है। हम सरकारों के ऊपर खाली छोड़ नहीं सकते हैं। प्रियंका गांधी जी ने बस इतनी गलती कर दी कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने 3 अपना जो है मीटिंग बुलाई यूपी कांग्रेस की। वहीं से उन्होंने यूपी मित्र करके एक हेल्पलाइन जारी कर दी जिसका नंबर था 7399901414। जैसे वो उत्तर प्रदेश का नंबर पूरे देश में फैला, जहां जहां उत्तर प्रदेश का मजदूर था, उसने इस हेल्पलाइन पे कॉल करना शुरू कर दिया कि हम यहाँ फंसे, हम वहां फंसे, हमें निकालिए प्रियंका गांधी जी। और प्रियंका गांधी जी की गलती बस रही कि 60 लाख लोगों तक वो पहुंचने में किसी तरह अपने पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, देश की जो हमारी सरकारें हैं, राजस्थान हो, हमारा महाराष्ट्र हो, वहां तक पहुंची, ये शायद उनकी गलती हो सकती है। ये शायद उनको, भाजपा को ये ड्रामा लग रहा हो सकता है। लेकिन अगर ये ड्रामा, तो इस तरह के ड्रामों की सख्त जरूरत इस समय देश को। 1000 बसें खड़ी हैं यूपी के गाजियाबाद बॉर्डर पे और दूसरा गोवर्धन बॉर्डर पे खड़ी हैं बसें, 1000 बसें। और आज गाजियाबाद में आपने देखा 16 तारीख को परमिशन मांगी गई थी के शर्मा साहब, 18 तारीख को परमिशन दी जाती है। क्या ये पहले नहीं कर दिया जाना चाहिए था? नहीं, क्या चीज की परमिशन? बसों की? बसों की परमिशन जो दी गई आखिरकार, क्या वो पहले नहीं किया जा सकता था? हमने तो उनसे पूछा है कि आप 1000 जो बसों की बात कर रहे हैं, तो 1000 बसों के आप गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नंबर, आप उसका तो डिटेल देंगे ना। वो कहाँ चली जाएंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ उतरेंगी, कहाँ पहुंचेंगी, ये कौन बताएगा? और ये जाकर यदि सीधे उसमें चलेगा और फिर क्वारंटाइन नहीं हुए या इनकी जांच नहीं हुई, तो फिर इसके बाद इसकी जिम्मेदारी कौन ले? क्या इसके बाद ये माना जाएगा कि वो जाकर भी यदि अगर कोई दुर्घटना होती है? और अलका लांबा जी, आपने डिटेल दे दिए, कांग्रेस की तरफ से डिटेल दे दिए गए 1000 बसेस के? साक्षात बसें खड़ी हैं बॉर्डर के ऊपर, गाजियाबाद और गोवर्धन बॉर्डर के ऊपर बसें खड़ी हुई हैं। एक दिन हो गया है पूरा उसको खड़े हुए। नहीं, लेकिन आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ये डिटेल देने पड़ेंगे ना, गवर्नमेंट को, प्रशासन को ये डिटेल देने पड़ेंगे। आपने दे दिए? ये तैयारी हमारी 4 दिन पहले से थी, बसें खड़ी कर दी जा चुकी हैं, कागज मांगा गया लिखित में, ड्राइवर। अब ये जो बात हो रही है, के शर्मा साहब ने कहा कि सरकार ये पूछेगी कि भैया आप डिटेल तो दीजिए, इसका नंबर तो बताइए, कौन चलाएगा ये तो बताइए, कहां तक जाएगी ये तो बताइए, बीच में कहीं रुकेगी कि नहीं ये तो बताइए। उधर अलका लांबा कह रही हैं कि हजारों बसेस खड़ी हुई हैं बॉर्डर पर, उनको चलाने की परमिशन तो दीजिए। अब आप लोग, वो तमाम लोग, आप दर्शक जो दुखी हो रहे हैं मजदूरों को यूं सड़कों पर देखकर, उनके साथ रोज हो रहे हादसों को देखकर, आप फैसला करें कि इसमें सियासत कौन कर रहा है और इसमें मदद की इच्छा किसकी है। हमारे साथ रूपा गांगुली भी जुड़ी हुई हैं। रूपा गांगुली, एक बात कही गई मध्य प्रदेश की तरफ से कि हाँ, इंदौर में वेस्ट बंगाल के मजदूर हैं, इनको निकाल ले जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन के लिए आप अनुरोध कीजिए। मैं ये पूछता हूं कि यह अनुरोध खुद शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं कर सकते? रूपा गांगुली, सही है, ये अनुरोध वो खुद भी कर सकते हैं और वेस्ट बंगाल सीएम के साथ बात करके भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये चिट्ठी देकर उन्होंने बहुत गलत की, क्योंकि हर एक सीएम एक दूसरे के साथ चिट्ठी आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये मतलब एक शिवराज सिंह जी चिट्ठी लिख दिए सीएम को, वेस्ट बंगाल को, ये बहुत गलत हो गया। ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इनका जवाब सीएम अगर
इसको टोटल पॉलिटिक्स ना देख के अगर सीएम को भी जवाब देकर आप बताइए कौन सा डिटेल है, कहाँ पे कितने लोग रुके हुए हैं और आप उनका अरेंज करिए बस का, हम यहाँ से या ट्रेन का जो भी हो। नहीं, मुझे आप हम दो यहाँ चीजें से अप्लाई बताइए। करते हैं, दोनों मैं मिल ये के। कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उनकी तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई गलत की गई, लेकिन क्या ये बेहतर होता कि रिक्वेस्ट करने के बजाय स्टेट को पूरी अथॉरिटी है कि वो डिमांड करे स्पेशल ट्रेन के लिए, और ओरिजिनेटिंग स्टेट भी ये डिमांड कर सकता है, तो क्या ऐसे में ये डिमांड बजाय उधर से चिट्ठी लिखने की और इसमें ये दिखाने की देखिए मेरे को तो कंसर्न है, मैंने चिट्ठी लिख भी दी है, क्या इतनी देर में एक स्पेशल ट्रेन के लिए अनुरोध करके उनको पहुंचाया नहीं जा सकता था, या इस बात का डर था कि ममता बनर्जी इनको वहां उतरने देंगी कि नहीं? एक बात मैं आपकी बात तो सुन रही हूँ और आपकी टीवी भी कई दिनों से देख रही हूँ चैनल। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, सबको खबर मुझे मिल भी रहा है आप लोगों के चैनल के जरिए। देखिए मैं इतना कह सकती हूँ कि जिस राज्य में ट्रेन घुसेगा उस राज्य के संदर्भ में होना चाहिए, उस राज्य की परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि जो राज्य में ट्रेन घुसेगा उसमें भी वो राज्य के लोगों को भी बहुत सारा काम करने की जरूरत पड़ती है, जैसे स्टेशन में बंदोबस्त, आ रहा हूं अलका जी, खैर वो आऊंगा तो आपके रेल पास। कर रहे हैं, फिर से बसेस अलग अलग जगह पे भेजना, ये किसी के लिए भी, कोई राज्य के लिए भी ये काम तो रूपा आसान नहीं गांगुली है। ये कह रही हैं कि जहां पर ये गाड़ी जानी है वहां के राज्य के साथ तालमेल के बाद ही ये भेजी जा सकती हैं गाड़ियां। मेरे साथ सोमनाथ जी भी जुड़े हुए हैं, एसएस रॉय। एसएस रॉय साहब, आप लोगों ने जवाब दे दिया इस चिट्ठी का? डेफिनेटली, एक्चुअली देखिए ये पहली बार नहीं है, जब लॉकडाउन चालू हुआ था तभी दीदी ने 18 स्टेट जो चीफ मिनिस्टर है, 18 स्टेट चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी भेजा था कि जहां पर मेरा ये माइग्रेंट लेबर है उनको ठीक ठाक रखिए, रखने का खाने का बंदोबस्त कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, ऐसे चिट्ठी भेजे था। सिद्धार्थ जी ने बोला वहां से जो माइग्रेंट लेबर है उसको ले आने के लिए, दीदी ने ऑलरेडी 105 ट्रेन के लिए, और आज भी मेरे हिसाब से 120 और रिक्वेजिशन भेजा है रेल बोर्ड का पास वो लोग को ले आने के लिए। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ नहीं, लेकिन एसएस रॉय साहब, अगर ऐसा था तो केंद्र को आपको अनुरोध क्यों करना पड़ा कि आपके अलग अलग जगहों पर फंसे हुए मजदूरों को लाने के लिए गाड़ियों के बारे में आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये क्यों करना पड़ा आपको? ये तो बाद में आप लोग सामने आए, फिर ये भी कहा कि पूरा किराया हम वहन करेंगे, लेकिन वक्त रहते आप लोगों ने चिंता नहीं की इन मजदूरों की। एक बात कह रहा हूँ, इससे पहले आप बताइए, आज ही कर्नाटक सरकार ने बोला है 4 स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल एंड तमिलनाडु में जो माइग्रेंट लेबर है उसको स्टेट में घुसने नहीं देंगे। दीदी ने ऐसा कोई बात नहीं किया। कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट है, वो 4 स्टेट से ये माइग्रेंट लेबर ले आने के लिए नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं नहीं अभी घुसने का टाइम नहीं है। दीदी ने बोला है ठीक है मैं इधर बंदोबस्त करूँ। आज भी उनका स्टेटमेंट आया शाम में, आप देख लीजिए, वो बोला है हमको थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पूरा इंतजाम कर रहा हूँ, कोई माइग्रेंट लेबर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं संभाल लूंगा। थोड़ा टाइम दीजिए। अब ये 2 महीने हो जाएंगे राय साहब, और कितना टाइम चाहिए? और अगर इतना डिलेड रिस्पांस रहेगा स्टेट्स का लोगों की तकलीफों की तरफ, राय साहब आता हूं मैं आपके पास, अरविंद वाजपेयी, लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी देखिए आप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप में है एनडीए में, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं किस तरीके की व्यवस्था की गई? बिहार जहां से सबसे ज्यादा लोग बाहर काम करने जाते हैं, उस राज्य ने किस तरीके की व्यवस्थाएं की? कितने राज्यों से कोऑर्डिनेट किया? और अगर कोऑर्डिनेट किया और अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से किया तो ये लोग सड़कों पर क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए थोड़ा इसको बड़ी क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा इसको। देखिए ये पीड़ादायक है, इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं हो सकती कि मजदूर के पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। वही तो सर, सबको पीड़ा है, लेकिन इस पीड़ा की दवाई किसके पास है सर? दिनेश जी दवाई दे रहे हैं ना, दवाई दे रहे हैं। नहीं, इतनी देर में दवाई मिलेगी तो ऐसे ही प्राण पखेरु उड़े जा रहे हैं इनके। पहले सुन लीजिए ना, फिर जवाब देंगे। देखिए 10-12 करोड़ मजदूर हैं माइग्रेंट लेबर पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें हुआ क्या है कि सेंटर ने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई है। इसका मतलब ये हुआ कि 67,000 करोड़ रुपए का अनाज सभी राज्यों को दिया कि 3 महीने तक इनको फ्री रखिए। उसके बाद गाइडलाइन इशू की कि जो भी मजदूर सड़क पे जा रहे हैं, हाईवे पे जाएंगे, ट्रैक पे जाएंगे, तो उनको रोका जाए। ये जिम्मेवारी राज्यों की है। उनको रोककर बाकायदा शेल्टर हाउस बनाए जाए और शेल्टर हाउस में उनको खान पान दिया जाए। ये क्यों नहीं राज्यों ने किया? राज्यों ने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई? अब दूसरी बात पे आइए,
देखिए रेलवे का एक सिस्टम है, 85% सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेलवे को दे दी, 15% राज्यों को देना था। राज्य लिस्ट बना के देगा कि इतना। अरविंद वाजपेयी जी, ये मैं सुनता चला जाता आप जो कह रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त मुझको भाषण लग रहे हैं ये, माफ कीजिएगा। नहीं 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 अरविंद जी, एक सेकंड में रोकूंगा। अरविंद जी, मैं आपको रोकूंगा। अलका लांबा के ट्विटर हैंडल पे अब से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो देखा जो कि बिहार का वीडियो है। सर एक सेकंड प्लीज, मेरी बात तो सुनिए आप। सर आप बोलना आप चाहते हैं, आप बोलते चले जाएं, मैं आपको जगह पे रोकूं भी नहीं। सर ये जिम्मेवारी अरविंद वाजपेयी जी, आपने इस तरह के क्वारंटाइन सेंटर्स का हाल देखा है क्या? अरे बिहार में आप इस तरह के क्वारंटाइन सेंटर में गए हैं क्या? आप यहाँ पे कोरोना सेंटर में किसी जगह पे जाके, अलका लांबा जी वो जो वीडियो आपने डाला है जरा बता दीजिए अरविंद वाजपेयी जी को, उसके बाद में आगे मैं चर्चा करूंगा। माफी चाहूंगी, आपकी आवाज कट रही थी। किस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं आप? एक वीडियो आपने रीट्वीट किया है, उसमें मैं देख रहा हूं वहां क्वारंटाइन सेंटर का, कोरोना केयर सेंटर का वो वीडियो है जहां पर रोटी मांगे जाने पर उसको मां की गाली दी जा रही है और उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। वाजपेयी साहब, किस तरह की सुविधाओं की बात कर रहे हैं हम लोग? देखिए सैकड़ों वीडियो इन्होंने बेशक व्हाट्सएप डॉक्टर्स के और स्वास्थ्य कर्मियों के बंद कर दियो ताकि हकीकत सामने ना आए, कितनी टेस्टिंग हो रही है, कहां तक पहुंचे हैं। 1 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। आज फेसबुक ट्विटर पे भरा पड़ा है। नहीं बात यह है अलका जी, अरविंद वाजपेयी कह रहे हैं कि हमने उनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया, राशन दे दिया गया, उनके रहने की सब जगह, दिल्ली में भी हमने यही सुना, उनके रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सब कुछ अगर परफेक्ट ही है तो वो लोग क्यों जा रहे हैं? पागल है सब। यही मैं कह रही हूँ, इंतजाम जो कुछ भी किए वो यूपी के गाजियाबाद के बॉर्डर पे सब दिख रहा है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं, कोई ग्लव्स नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। और जहां तक 2 राज्यों की बात आती है, समझिए इस बात को, अगर विद इन अ स्टेट मैटर है, बिल्कुल राज्य सरकार को जिम्मेदारियां लेनी है। जहां एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में है, वहां सेंटर को आकर एक कोऑर्डिनेशन, एक भूमिका निभानी है, जिसमें केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल होते दिख रही है। भाजपा की प्रवक्ता, बहुत मुझे मजाक सा लग रहा है जब वो ये कहती है कि दूसरे राज्य ट्रेनों को घुसने नहीं दे रहे हैं। आपदा के समय में नहीं, हावड़ा में इस तरह का मामला सामने आने के बाद अलका जी ये कहा जा रहा है ना, ये तो देखा हमने वेस्ट बंगाल ने डिले भी किया। कौन आगे खड़ा हो रहा है? आप ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं अभी तक। हाँ, लेकिन वेस्ट बंगाल के एब्रेजन को सब जगह एक नॉर्म नहीं बनाया जा सकता। उसको मान सकता हूं मैं कि वहां पर ऐसा हुआ था, लेकिन इसको लेकर मैं अब समाजवादी पार्टी के पास सुनील साजन साहब के पास चलना चाहूंगा। सुनील साजन साहब, यहां जो ये सब बातें चल रही हैं उसमें एक बात ये भी उठ रही है कि वो लोग जो अभी सत्तारूढ़ नहीं हैं लेकिन विपक्षी पार्टी के रूप में जो फॉर्मिडेबल फोर्सेस हैं, वो चाहे मायावती की पार्टी हो, वो आपकी पार्टी हो, इन लोगों की ऐसे समय में क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या वो निभा रहे हैं? देखिए दिनेश जी, क्योंकि ये संकट देश में है और पूरा देश संकट में है। जब देश संकट में होता है तो क्या सत्ता और क्या विपक्ष। हाँ, लेकिन ये आप भी मानेंगे और सब लोग मानेंगे कि असली जिम्मेदारी उन लोगों की है जो कुर्सी पर बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं। और जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, आप देखिए लॉकडाउन जिस दिन से लगा, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी दिन से अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि जो भी अपने आसपास देखे कोई भूखा न रह जाए। और जब सिलसिला शुरू हुआ मजदूरों का, बेबस मजदूरों का, उन कमजोरों का जिनकी आज आप बात कर रहे हैं, लगातार बात हो रही जिनकी, तो समाजवादी पार्टी के लोग हाईवे पर, रोडों पर उनको जो खाना खिला सकते थे, पानी पिला सकते थे, फल दे सकते थे, वो किया। लेकिन असली जिम्मेदारी किसकी थी? आज अगर सड़कों पर मजदूर है तो वो जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी नहीं है? और उत्तर प्रदेश में तो किस तरीके से संवेदनहीन तस्वीरें और वीडियो आ रही हैं। आपने भी कहा कि उसी डीसीएम में डेड बॉडी और उसी डीसीएम में घायल लोग और बाकी लोगों को भेज दिया गया। ये क्या संवेदनहीनता नहीं दिखाती? जब आप मजदूरों को नहीं रोक पाए, और मजदूर सड़क पर क्यों चल रहा है? अगर मजदूर 800 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 900 किलोमीटर साइकिल से पैदल अपने बच्चों के साथ, बीबी के साथ, किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों के साथ भूखा और प्यासा अगर चल रहा है, इसका मतलब सरकार पर भरोसा नहीं है।
सरकार कागजी कार्रवाई कर रही कि हम राशन दे रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम क्वारंटीन कर रहे हैं, हम उनका इंतजाम कर रहे हैं। अगर आपने इंतजाम कर दिया होता तो कोई नंगे पांव नहीं चलता है। अगर आपने इंतजाम कर दिया होता, कोई मरने के लिए नहीं, की बातें सबने की हैं, लेकिन ये इंतजाम हुए नहीं। के शर्मा जी, अगर ये इंतजाम होते तो ये हालात नहीं होते, ये कौन स्वीकारेगा? नहीं, मैं जवाब दे देता हूं आपको। साजन साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे थे अभी कि उनके लाखों करोड़ों कार्यकर्ता यूपी के सड़कों पे खड़े होके पानी, फल, सब्जी और रोटी और सब कुछ दे रहे हैं। तो फिर दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि लोग भूखे और प्यासे चल रहे हैं। तो फिर आप दोनों बात क्यों कह रहे हैं? आपके लाखों कार्यकर्ताओं ने फिर क्या किया वहां पर? इतना बड़ा आप जो है वो बता रहे हैं। उनसे सवाल पूछे जाने की बनती है के शर्मा साहब? इस वक्त क्या सुनील साजन साहब से ये सवाल पूछे जाने की बनती है? वो कह रहे हैं भूखे प्यासे थे, हम जितना दे सकते थे हमने दिया। लेकिन क्या आपको सुनील साजन साहब से ये पूछना चाहिए कि भूखे प्यासे थे वो क्या कर रहे थे? उनकी जवाबदेही बनती है के शर्मा साहब? बिल्कुल, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसमें पहले ही चरण से राजनीति हो रही है। मैं आपको ये बताना कर कौन रहा है सर? ये सुन लीजिए, यही झूठ आपके सामने है ना। मैं दूसरी बात पूछता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, 1000 बस वो यूपी में लगा सकती हैं, आप 500 बस राजस्थान में नहीं लगा सकते। आप 500 बस अलका लांबा, राजस्थान को ले जाने के लिए बसेस क्यों नहीं लगती? पंजाब को ले जाने के लिए बसेस क्यों नहीं लगती? सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षा है, महासचिव को मीटिंग बुलाई। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रभारी हैं, उनकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश के लिए है। कांग्रेस की अध्यक्षा को उन्होंने बताया, उन्होंने अपने स्तर पर जो है वो अपना कमेटियों का गठन किया है, वहां पर लोग लगातार मदद कर रहे हैं। अलका लांबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या प्रियंका गांधी को सिर्फ ये कह के कि वो कहां की इंचार्ज हैं, ये कहा जा सकता है कि सिर्फ वहां पर बसेस लगाना जस्टिफाइड है? राहुल गांधी जी, क्या आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरीके से एक ट्रक जो कि इलाहाबाद के लोगों को लेकर जा रहा था, 3-3, 4-4 हजार उनसे कैसे वसूले गए और रास्ते में रोक दिया गया, कहा गया कि अब आगे जाना है तो और पैसे दो? मैं आपसे कह रही हूं, क्या आपको ये पता है मैम कि भरतपुर में वो बस रोकी गई थी, भरतपुर में वो बस रोकी गई थी जो औरैया जा रही थी लोगों को लेकर, और वहां पर उनको चूने के ट्रक में चढ़ा दिया गया था। अलका जी, आपको ये बात पता है? अलका जी, हमारे दूसरे राज्यों के प्रभारी, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की सरकार हो। अलका जी मेरी बात तो सुनिए। अलका जी, जब महाराष्ट्र में लोगों से पैसे वसूले जाते हैं या भरतपुर में बस को रोककर उससे लोगों को उतार कर चूने के ट्रक में चढ़ा दिया जाता है, तो आपको लगता है कि यहां हमाम में सब एक जैसे हैं जब मजदूरों की बात आती है? मैं माफी चाहूंगी, जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारों में ऐसी बातें आई हैं, क्योंकि हर एक के पास परमिट है, उस परमिट की एक लिमिट है, उसके बाद दूसरे स्टेट का बॉर्डर जब शुरू होता है, दुख की बात है, सरहदें बन चुकी है। अभी तक भारत पाकिस्तान सीमा की बात होती थी, अब पूरे हमारा देश छोटे छोटे राज्यों और सीमाओं में बंट गया है। सीमाओं को राज्य उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद की अपनी सीमा हो गई है, सबने बंद कर दिया गरीब मजदूरों के लिए अपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। और क्या कोरोना काल में हमको ये मंजूर है? सुनील साजन साहब, क्या हमारे यहाँ वाकई सरहदें इस तरीके से बट गई हैं कि एक स्टेट, बेशक उसी के अपने लोग हैं जो बाहर काम करने के लिए गए थे, वो कहता नहीं है, लेकिन उसके अंदर कहीं ये डर है कि ये लोग वहां से आए और कोरोना ले आए तो जो मैंने अभी तक किया है वो मेरी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। और ये भी एक ना कहा जाने वाला लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सुनील साजन, ईमानदारी से बोलिएगा। देखिए दिनेश जी, सच तो यह है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ये सोचती, कोरोना को इतनी गंभीरता से लेती, तो जो मजदूर जहां था अगर उनको वहीं व्यवस्था हो जाती, वहीं उनके खाने पीने का इंतजाम हो जाता और इन प्रवासियों को यह भरोसा हो जाता कि देश की सरकार इनके साथ है, तो इनको पैदल चलने की तो जरूरत नहीं पड़ती। और के शर्मा जी जिस तरीके से सवाल खड़ा कर रहे थे वो इसलिए कर रहे हैं, ये इतनी संवेदनहीन पार्टी के प्रवक्ता हैं कि वो ये सवाल खड़ा कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मजदूरों को कोरोना में पूरे देश की सरकार ने ये साबित कर दिया कि कौन बिहार का है, कौन यूपी का है, कौन बंगाल का है। एक बात मैं और समझना चाहूंगा, और ये तथ्यात्मक प्रश्न है, इसको लेकर आप में से जो भी इसका जवाब देना चाहे तथ्यात्मक रूप से वो उंगली मुझको दिखा दे, मैं उसके पास जाऊंगा। आता हूं के शर्मा साहब, आपकी मुस्तकिल ऊपर की ओर ये जो उंगली एम्पायर की तरह रहती है, लगता है आप मुझको आउट करार दे रहे हैं। आप थोड़ी देर इसको नीचे कर लिया करें। मैं लेकिन अभी ये पूछना चाहता हूं कि 10 करोड़
इकोनॉमिक सर्वे ने 10 करोड़ के आसपास प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों के जो दूसरी जगहों पर जाकर काम करते हैं उनकी तादाद बताई थी। और अभी तक ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली हैं, इन्होंने 10 लाख प्रवासी मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। क्या हम इसको एंटीसिपेट करने में भी एक स्टेट के तौर पर नाकामयाब रहे हैं क्या, कि कितने लोग हैं जो यहां से वहां जाएंगे, या क्योंकि राज्य और केंद्रों के बीच में केंद्र के बीच में सियासत चल रही है इसलिए मजदूरों को वक्त रहते उनकी जगहों पर नहीं पहुंचाया जा सका और ये लोग रोड का रूट लेने के लिए मजबूर हुए? रूपा गांगुली। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सच है कि कौन से राज्य में कितने लोग काम करते हैं, कौन से राज्य के आकर, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी सब लोग रख नहीं पाए थे। जैसे पश्चिम बंगाल में से कुछ नर्सेज भी चले गए, तब पता चला कि कितने सारे बाहर के नर्सेज रहते हैं। ये सच है। अब पश्चिम बंगाल के लोग, हम बाहर जाते तो हमको दिखता है कि बहुत सारे लोग बाहर हैं। आपने ये भी कहा, वो भी सच है कि शायद ये एक डर बहुत सारे राज्यों में, राज्यों के थैंक यू रूपा गांगुली, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट, अगर कोरोना को थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट रूपा गांगुली जी। और कोरोना को लेकर आएंगे तो नहीं, ये भी एक डर लोगों में है। दूसरा एक और डर है कि जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास जितना बना है वो सभी के लिए वो कम पड़ रहा है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, मैं जानती हूँ आपको ये बात अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब निर्मला जी 4 दिन से एफएम फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारी बातें बता रही थी कि क्या क्या किस तरह से हो सकेगा, किस तरह से हम आगे ले चलेंगे, तो उसके बाद अगर एक चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि सब रसगुल्ला रसगुल्ला बोल रहे हैं, तो कोई भी ऐसा अगर बोले ना, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप बेइज्जत कर रहे हो। तो ये कभी किसी के लिए नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी भी बीजेपी सरकार में भी किसी भी चीफ मिनिस्टर इसी तरह किसी से भी बात की है, तो मैं बोलूंगी वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल मुझे हर दिन दिखता है, इसलिए मैंने ये बात आपको उठाई है। और ये सच है कि आज बहुत सारे लोगों को ये जो 1 नेशन 1 राशन, ये सब बंदोबस्त जो कंस्ट्रक्टिव बंदोबस्त किए जा रहे हैं, ये सिचुएशन से शायद हम कुछ ना कुछ सबके लिए मदद कर पाएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी और 30 सेकंड्स मांगूंगी। आप लोगों के बहुत ज्यादा नेटवर्क है, आप लोग अगर कुछ सारे, जब जर्नलिस्ट लोग एक एक जगह पे जा रहे हैं, सारे लोग अगर रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके सरकार को भी भेजे, सिर्फ टीवी शो नहीं, सरकार को लिखित रूप में भेजे, हर एक राज्य को भेजे, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग डेटाबेस, ह्यूज डेटाबेस जो हमको मिल नहीं रहा है, हमको सब वीडियो दिख रहा है। सो वो डेटाबेस अगर आप सारे लोग मिलके, ऑल जर्नलिस्ट मिलके, ऑल चैनल्स मिलके बनाएं और ये सबको भेजें, आप अतिरिक्त जिम्मेदारी दे रही हैं रूपा गांगुली जी। कोशिश करेंगे हम, लेकिन असल में इसके लिए बाकायदे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं मैम, जो जिनके पास इसका लेखा जोखा रखने के लिए सलाहियतें होती हैं, उनके पास रिसोर्सेस होते हैं। हमारे पास ये होते नहीं, बावजूद उसके हम कोशिश करेंगे, लेकिन हम लगातार ये पीड़ा, ये तकलीफ जिससे मजदूर दो चार हैं, हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हुक्मरानों तक। अलका लांबा, एक बात कम से कम मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि ये रूपा गांगुली जी ने क्लियर कट ये बात मानी कि हाँ, प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में लगता है डेटा के हिसाब से चीजें सही नहीं हैं, राज्यों के पास भी और केंद्र के पास भी नहीं लगता कि हैं। और दूसरा ये बात भी उन्होंने कही कि ये वक्त एक दूसरे को डिमीन करने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने का है। ये डिमीन करने वाली सियासत बंद होनी चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल आलोचना नहीं कर रही। एक चीज भाजपा की प्रवक्ता ने रखी है देश के सामने कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं, वो हवा में तीर चला रहे हैं। आज वो मीडिया चैनल के आप जैसे एंकर से मदद मांग रही है कि आप आंकड़े दें। अरे आप आंकड़े लाते कहां से मीडिया के लोग? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये सरकार ही तो जो आंकड़े देती है, उसी को आधार बनाकर आप मीडिया में चर्चा करवाते हैं। आज वही भाजपा की प्रवक्ता के लिए आंकड़े ने, यानी कि हवा में तीर मारा जा रहा है। यही तो बात हम बार बार कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने छोटी सी बात कह दी थी अपनी तीसरी प्रेस वार्ता में कि जोन को जो तय किया जा रहा है कि कौन सा लाल जोन होगा और ऑरेंज होगा, कौन रेड जोन होगा, ये केंद्र नहीं, राज्य सरकारें तय करें। कितना माखौल बना दिया राहुल गांधी जी का कि जोन 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 कर रहे हैं। आज चौथे लॉकडाउन को लागू करने से पहले वही तो किया आपने। जोन तय करने का पूरा जिम्मा जो है वो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 खत्म होते अपनी नाकामी को ढकते हुए राज्य सरकार को तय करने की जिम्मेदारी दे दी। यही तो हम आपको कह रहे हैं। आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। 20 लाख करोड़ की घोषणा कर दी, उसको अगर रसगुल्ला कहा जा रहा है तो यही तो है कि
मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, सच्चाई में तो पेट में अन्न कहे, जेब में गरीब के पैसा कहे, और घर तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। और दूसरी बात जो एक उन्होंने ईमानदारी से स्वीकारी की, क्या राज्यों को यह लग रहा है कि मेरे यहाँ के रहने वाले हैं लेकिन ये प्रवासी मजदूर यहाँ आए तो कोरोना ना फैला दें, क्या ये भी एक डर है? और इसीलिए स्पेशल ट्रेन की डिमांड के संदर्भ में और जो कोशिशें होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही हैं। रूपा गांगुली ऑनेस्ट थी, मैं उम्मीद करूंगा आप भी ऑनेस्टी के साथ जवाब दें इसका। देखिए, बहुत दुख का बात है, अखंड भारत की बात करते हैं संघ के लोग कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिल जाए, और वही अपने ही देश के भीतर अब सरहदें बन चुकी हैं, कोई कोरोना वाला ना आ जाए। अरे पाकिस्तान से कोई आतंकी तो नहीं आ रहा। आपकी बात पर रूपा गांगुली अभी इसी वक्त जवाब देना चाहती है। रूपा गांगुली, अगर कोरोना से भी आ रहा है तो उसका टेस्ट करिए, उसे बहुत देर से ना उसे उसके घर तक पहुंचाइए। जवाब दे रही हैं आपकी बात का अलका लांबा, रूपा गांगुली जवाब दे रही हैं। बहुत देर से बहुत पॉलिटिकल भाषण सुन रही हूं। आप एक बार और चाहे सारे डिटेल निकाल लीजिए कि कितने राशन, कितने पैसे, कितने किसान पीएम किसान के पैसे, कितने जनधन में गया, कितने आंकड़े कहां कितने पहुंचे हैं, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। मैं टीवी चैनल पे बैठ के ऐसे भाषण देना पसंद नहीं करती हूँ, चुपचाप रहना पसंद करती हूँ। बहुत देर से अरविंद वाजपेयी, क्या ये बड़ी वजह है? उस पर मैं मुद्दे पर एक बार फिर से लौटूंगा। क्या एक बड़ी वजह है जहां पर ये मजदूर काम कर रहे हैं वहां की सरकार को ये लग रहा है कि यहाँ के तो है नहीं, आखिरकार जिम्मेदारी वहां की है ये जहां से ताल्लुक रखते हैं, जहां के वो मजदूर रहने वाले हैं, उनको ये लगता है कि यार काम तो वहां कर रहे हैं, वो देखें कमा के तो वहां दे रहे हैं। अरे नहीं, अब तो ये सरकार उससे बहुत आगे निकल गई है। ये सरकारों ने पॉलिसी ये बना दी है जो इम्प्लीमेंट कर रही है कि अगर हमारे प्रदेश के मजदूर हमारे प्रदेश में आएंगे तो हम उनको एज ए वर्कफोर्स इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे लिए फायदे की चीज है कि हम हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो हमें बाहर से लेबर नहीं आना पड़ेगा, और इसी पे काम हो रहा है। अभी आप कह रहे थे कि आंकड़े नहीं है, अरे भाई बगैर आंकड़े के क्या देश चलता है? अभी आप कह रहे हैं ये आंकड़े अगर सच्चे हैं तो 10 लाख लोगों को फेरी कर पाए अभी शुक्रवार तक ये ट्रेनें, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये लोग सड़कों पर क्यों हैं? अगर वो आंकड़े कि आपने इनके खातों में पैसे पहुंचा दिए वाले भी सही हैं तो ये लोग इस कदर परेशान क्यों हैं? नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप क्वेश्चन रेज करते हैं तो हमसे जवाब तो कहिए, तथ्यात्मक जवाब दीजिएगा। जी, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। आपने अभी बताया कि 10 करोड़ का आंकड़ा है हमारे पास, जो प्रवासी मजदूर हैं वो 10 से 12 करोड़ हैं। 10 से 12 करोड़ हैं। अगर हम 200 ट्रेन भी रोज चला दें तो कितना वक्त लगेगा उसमें? और जो कि हम चला रहे हैं, अभी तक 870 ट्रेनें चल चुकी हैं, मजदूर साथी जा रहे हैं। ये यूपी के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने बसें चला के सबको लाए, नीतीश जी ने बसें चला दी हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अरविंद वाजपेयी साहब, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी भारतीय रेलवे हर दिन मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती रही है। 2 करोड़ मुसाफिरों को। तो फिर ये बताइए कि ये 10 करोड़ लोगों को क्या टाइम रहते हैं? अब 60 दिन होने वाले हैं लॉकडाउन के, इनकी जगह पर नहीं पहुंचाया जा सकता था क्या? हमने कितने ट्रेनों को कन्वर्ट कर दिया आइसोलेशन सेंटर्स में, ये आपको जानकारी है? कम से कम ट्रेनों को आइसोलेशन सेंटर्स में कन्वर्ट किया आपने। आपको पर्सनल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, इसलिए पूरी क्षमता में आप लोगों को नहीं ले जा सकते, ये भी पता है मुझे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सड़कों पर हैं ना सर? भाई सड़कों पे हैं। मैंने शुरू कहा कि ये राज्यों की सीधी जिम्मेवारी है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं या अन्य किसी पार्टी के। इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर आपका जो एक सूत्रीय जो आपका इसमें जो सॉल्यूशन है वो ये है कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है मजदूर, इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? केंद्र ने एग्जीक्यूशन नहीं करना, आई एम सॉरी। केंद्र ने राशन दिया, केंद्र ने सब्सिडी दी। अरे कब खाएगा वो सब्सिडी जो आपने खाते में दी, जो आप राशन दे रहे हैं, खाएगा कब वो सड़क पर मर जाएगा तो खाएगा कब? 34 करोड़ लोगों को हम 500 रुपए की पहली किस्त दे चुके हैं, दूसरी किस्त के शर्मा साहब, क्या हम अपनी पॉलिसीज को बनाते हुए, क्या इस तरह की स्थितियों से निपटते हुए हम व्यवहारिक तौर पर, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो व्यवहारिक स्कीम्स और एक सेकंड अरविंद वाजपेयी साहब का थोड़ा डाउन कीजिए, मेरा सवाल अभी के शर्मा साहब से है, क्या वो लोग व्यवहारिक सोच नहीं रख पाते कि कब किसको क्या जरूरत है? नहीं दिनेश जी, बिल्कुल सही स्थिति है कि आप जब संघीय आ रहा हूं आपके पास अरविंद वाजपेयी जी, आऊंगा भी, शर्मा जी से सवाल पूछा है। जब आप संघीय ढांचा की बात करते हैं, आ रहा हूं राय साहब आपके पास भी आ रहा हूं। तो केंद्र सरकार की स्पेशल तो कोई जनता है नहीं,
राज्यों में बटी हुई है, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। केंद्र सरकार संसाधन दे सकती है आपको, केंद्र सरकार आपको सहूलियतें दे सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? इम्प्लीमेंटेशन तो राज्य सरकारों को करना है। नीचे जो अधिकारी है वो तो राज्य सरकारों के लोग हैं, नीचे जो है राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। अब राज्य सरकार को आप अनाज दे सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार फेल हुई, जहां पर भी मजदूरों की दुर्गति देखने को मिल रही है, जहां औरैया में जो कुछ हुआ वहां उत्तर प्रदेश सरकार फेल हुई, आप ये कह रहे हैं? या मध्य प्रदेश में जहां हादसे देखने को मिले, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पे न जाने कितने सड़क हादसे हुए इन मजदूरों के साथ, वो आप कह रहे हैं कि उन राज्यों में जो सरकारें उनकी जिम्मेदारी है? मैं बताता हूं आपको कहां पर जिम्मेदारी है। औरैया में जो लोग पहुंचे वो लोग राजस्थान भरतपुर से, उनको जो है राजस्थान सरकार ने लाकर बॉर्डर से अंदर डाल दिया। क्यों नहीं राज्य सरकार ने वहां पर पहले किया? जो वहां मध्य प्रदेश में घटना हुई, अरे तो आप लोग बॉर्डर पे रोक लेते ना। आप कहते कि इनको क्यों यहाँ चूने की उसमें आप भिजवा रहे हो, हम इनको बस में लेके जाएंगे। नहीं, के शर्मा साहब, हेमंत सोरेन साहब तो वो आपको डीसीएम की फोटो भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ आपने शव डाल रखे हैं जिनकी बर्फ भी पिघल चुकी है, शव सड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ जिंदा लोगों को आपने उसमें सवार करा दिया। आप कहीं तो मानिए कि हाँ हमारी भी गलती है। मेरी भी एक बात सुनिए, आप प्रश्न एक करते हैं और जब आपको जवाब मिलता है तो आप पलट जाते हैं। मैं कहां जवाब में पलट रहा हूं? मैं बताइए, आप ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कहीं कोई, आप ये कह रहे हैं हम सैक्रोसेंट हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या पूरी तस्वीर में? आप मेरी बात सुन लीजिए। पहले मैंने पूछा आपसे कि जो मध्य प्रदेश में घटना हुई, क्या वो मजदूर नासिक से नहीं चले थे? नासिक के अंदर क्या डीएम नहीं है महाराष्ट्र का? उसके बाद वो कितने जिलों को क्रॉस करके, क्या मैंने ये सवाल अलका लांबा से नहीं पूछा था कि भरतपुर में क्या किया गया? आप वो मुझको क्यों बता रहे हैं? आप ये बताइए जहां से आपकी सीमा शुरू होती है। आपने अभी कहा राज्यों को करना है, जहां जो राज्य को करना था, क्या डीसीएम में लाशों को और साथ में जिंदा लोगों को एक साथ भेजा जाना ठीक था शर्मा जी? मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता। मैं ये भी कह रहा हूं आपको कि मैं इतने जो आर्गुमेंट कर रहा हूं दिनेश जी, इसमें आज के समय ये विषय नहीं, लेकिन यहाँ क्योंकि एक दोनों यानी बड़ी जो विपक्षी दलें हैं वो केवल इसमें राजनीति करना चाहती हैं और केवल जो है झूठा आरोप यूज करना। मैं अगर आपकी ये बात मान लूं कि विपक्षी दल इसमें राजनीति कर रहे हैं, तो कम से कम डबल इंजन की सरकारें जहां चल रही हैं वहां सब कुछ ठीक होना चाहिए था ना शर्मा जी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह रहा हूं सर, मुझे भी ये, मैं इस बात को कह रहा हूं, यदि ये राजनीति से परे आ जाए तो मैं इस बात को सत्यता से स्वीकारने को तैयार हूं कि इतनी बड़ी महामारी के समय एसएस रॉय साहब, वेस्ट बंगाल तो बहुत ही पैथेटिक स्टेट में नजर आया इस पूरे सिनेरियो में, और वहां के लोगों के लिए तो आप ये देखिए, कायदे से तो वेस्ट बंगाल को ये कहना चाहिए था कि इंदौर में हमारे मजदूर हैं, मध्य प्रदेश की सरकार को आप उनको भिजवाइए। यहां उल्टी गंगा बहानी पड़ रही है। इतनी अपने गरीब गुरबों की बात करने वाली जो ममता बनर्जी हैं, जो मां माटी मानुष की बात करती हैं, उनको इतनी संवेदनशीलता रह गई है मजदूरों के बारे में? दिनेश जी, मैं थोड़ा सा 30 सेकंड में मांगूंगा आपका पास से। देखिए, ये मजदूरों का ऊपर क्या जिम्मेदारी है, ममता बनर्जी का पास से सीखना चाहिए। ये वाजपेयी जी अभी बोल रहा था स्टेट का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये देखिए, यहाँ पर 721 कैंप किया था ये माइग्रेंट लेबर के लिए। यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा माइग्रेंट लेबर यहाँ पर था। एक भी लेबर रास्ते पे उतर के विक्षोभ नहीं दिखाया, जैसे हर स्टेट में हुआ। यहाँ पर कोई लेबर लोग रास्ते पे उतर के नहीं बोला हमको खाना नहीं मिल रहा है, हमको यहाँ पर जो परिषेवा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। सिर्फ यही नहीं, यहाँ से 2 लाख से ज्यादा लेबर को उसका स्टेट में भेज भी दिया। स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ममता बनर्जी का पास से सीखना चाहिए। ये वाजपेयी जी से, अरविंद वाजपेयी सीख रहे हैं ना ममता बनर्जी से? नहीं, बिहार में क्या करना है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में जो स्थितियां आप कई बार नहीं संभाल पा रहे हैं, सीख रहे हैं ना अरविंद वाजपेयी? आवाज दीजिए अरविंद वाजपेयी की प्लीज। नहीं है जो बाकायदा वो लिस्ट बना के देंगे और लिस्ट बना के उसके हिसाब से रेल आएगी, उसके हिसाब से टिकट आएंगी मजदूरों के नाम की। ये बात सही नहीं है क्या? ममता बनर्जी ने क्यों इतना लेट किया? खाली चिट्ठी लिखने से तो नहीं होगा ना कि खाली चिट्ठी लिख। जी, क्या अभी सुनील साजन आप बोल रहे थे? क्या आपने नाम पुकारा? के पास जवाब नहीं है ना इन चीजों का। चलिए, नहीं, लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूं अरविंद वाजपेयी जी कि आपने गुजरात में भी देखा होगा, सूरत में क्या हो रहा है आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ क्या हुआ है वो आपने देखा है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है वो देखा है। आप ये मानते हैं कि स्टेट या गवर्नमेंट्स हर जगह पे जो काम कर रही हैं
वो कलेक्टिवली, खास तौर से जहां से प्रवासी मजदूर ज्यादा संख्या में हैं, क्या वो कलेक्टिवली इनके लिए कोई अच्छी रूपरेखा नहीं बना पाए, अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए, इनका समुचित ख्याल नहीं रख पाए, और ये कलेक्टिव फेलियर है, क्या ये आप मानते हैं? इसको ऐसे नहीं लेंगे। देखिए, इसमें समझिए, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्वॉक हो जाता है तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए गाइडलाइंस इशू करने का काम किया। गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइंस थी। अब उसमें दिक्कत ये आई कि स्टेट गवर्नमेंट जब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है। ये मजदूर, देखिए, जब सेंटर ने कह दिया कि आप शेल्टर हाउस दीजिए, आप राशन दीजिए, सारी 1100 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर का जो फंड है 11,000 करोड़ रुपए दिए बाकायदा उन्होंने। देखिए, अगर राज्य सरकार की मशीनरी फेल होती है तो उसके लिए आप केंद्र को जिम्मेवार नहीं जानेंगे, लेकिन ये बॉल शिफ्टिंग से भी काम नहीं चलेगा। एक्चुअल में तो हकीकत में मजदूरों की पीड़ा, आपकी बात का अलका जी जवाब देना चाह रही हैं। आ रहा हूं सुनील साजन, इसके फौरन बाद आ रहा हूं। अलका लांबा, देखिए, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग एक बार नहीं, पूरे इन 60 दिनों में बहुत बार बुलाई। क्या, किस लिए बुलाई? कोऑर्डिनेशन के लिए, कि अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ट्रेनों को भेजना किसी तरह का आपसी तालमेल संयोग है, ये राष्ट्रीय आपदा है, ये किसी एक राज्य का मामला नहीं है, राष्ट्रीय आपदा है। और प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्रियों को बुला रहे थे तो क्या कर रहे थे? क्यों ये कोऑर्डिनेशन का काम केंद्र, अलका लांबा जी, ये राष्ट्रीय आपदा है, ये केंद्र को और राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। हकीकत ये है अलका लांबा जी कि वो लोग जहां नोडल एजेंसीज ने एक लिस्ट बनाई है, नोडल अधिकारी ने, और उनके लिए अब ट्रेन बुक होने वाली है श्रमिक स्पेशल, उसमें यह पता चल रहा है कि किसी और के नाम पर किसी और ने सफर कर लिया डबल पैसे देकर। अब ये किसका फेलियर है? देखिए, नोडल ऑफिसर किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, किसका अधिकारी है? रेलवे मंत्रालय का, राज्य का नहीं है, ध्यान रखिएगा। रेल मंत्रालय ने अपने सरकार अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया है। तो जो भी ये तरह की चीजें आ रही हैं, उसकी जिम्मेदारी रेल मंत्रालय को पूरी तरह से लेनी है। दुख की बात ये है कि उड़ैया में हादसा होता है, सागर में हादसा होता है, उन्नाव में होता है, ये कहते ट्रेनें बसें कहां से चली थी? अरे शर्म कीजिए। राजस्थान की सरकार हो, पंजाब की, छत्तीसगढ़ की अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि मजदूर लाखों किलोमीटर, अपना किलोमीटर जो पैदल ना चले, उन्हें बसें दी, उन्हें साधन दिए, अपने बॉर्डर में पहुंचकर आपने उन हादसों को। चलिए सुनील साजन साहब, क्विकली लास्ट रिमार्क, समय समाप्त हो रहा है सर जी। देखिए दिनेश जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। हम केवल एक सवाल कर रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी हैं, जो जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई, कहा कि समाजवादी पार्टी 1 लाख रुपए आर्थिक मदद करेगी लेकिन सरकार 10 लाख की मदद करे, तो क्या राजनीति है? हम उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, तो क्या यह राजनीति है? आपने प्रशासन की बात कही, बताइए इसी योगी सरकार के आगरा के डीएम ने क्या कहा? जो टॉली वाली तस्वीर आई, बच्चा उसमें है, कह रहे कि हम भी बचपन में ऐसे करते थे। इतने संवेदनहीन मैं पहले ही सील कर दिया सीमाएं। चुका हूं के शर्मा साहब, सुनील साजन साहब, मैंने सोचा आपके पास कोई और पॉइंट है इस बारे में बोलने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत धन्यवाद आज की अड़ी में मेरे साथ यहां जुड़ने के लिए। सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे, आपने देखे। अब आप बताइए, कोई ऐसा नहीं है इनमें से जो ये कह रहा हो कि नहीं ये हमारी गलती हो गई और इस वजह से ये मजदूर सड़क में है। सब कह रहे हैं हम तो पिक्चर परफेक्ट है, लेकिन वहां पर ये कमी रह गई, यहां पर ये कमी रह गई। अगर कोई ये मानता कि हाँ यहाँ ये कमी हमसे रह गई तो शायद तस्वीर बदलती। फिलहाल तो ये मजदूर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इधर कई लाख करोड़ के पैकेज अनाउंस होते हुए हम देख रहे हैं, और बाकी जगहों पर आप देख रहे हैं विपक्षी भी ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी तरफ से जो हो रहा है वो कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा हम क्या करते, हम तो कुर्सी पर नहीं हैं। लेकिन वो जो कुर्सी है ना जिस पर ये हुक्मरान बैठते हैं, ये कुर्सी भी इन्हीं मजदूरों ने बनाई है। अगर ये ना रहे तो सिंहासन भी नहीं रहेगा। आज की अड़ी में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।